फैमिली जैसा। पाक का दाऊद पर यू टर्न, नवाज शरीफ के दूत शहरयार बोले दाऊद पर टिप्पणी मीडिया रिपोर्ट के आधार पर दी, मेरा आधिकारिक बयान नहीं। पाकिस्तान ने फिर की नापाक करतूत, पुंछ के खरी कर्मा में भारतीय चौकियों पर 7,000 राउंड फायरिंग, देर रात किया सीज फायर का उल्लंघन। समुद्र के रास्ते भारत में घुस सकते हैं आतंकी, आईबी ने गुजरात पुलिस को किया अलर्ट, 13 आतंकियों के घुसने की आशंका। फर्जी थी सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा की डील, गलत दस्तावेजों से किया था सौदा, आईएएस अशोक खेमका ने हरियाणा सरकार को सौंपी रिपोर्ट। और वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में गोल्ड से चूका भारत, सेमीफाइनल में हारी पीवी सिंधु, ब्रॉन्ज से करना पड़ा संतोष। नमस्कार, चैनल वन न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सिद्धार्थ। पाकिस्तान ने एक बार फिर नापाक हरकत की है। देर रात करीब 11 बजे एक बार फिर पुंछ सेक्टर के चक्का दबाग इलाके में भारतीय सीमा पर बनी 5 चौकियों पर फायरिंग की गई। पुंछ में दिगवार सेक्टर के अग्रिम सैनिक और नागरिक संगठनों पर यहां पर जगबंदी करते हुए, उसका उल्लंघन करते हुए गोलीबारी की गई। महज 6 ही दिन हुए हैं जब भारत के 5 जवान सीमा पर दुश्मन की गोली का शिकार हुए थे। वो दुश्मन कोई और नहीं बल्कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान था। सोमवार से लेकर शनिवार तक पाकिस्तान करीब 3 बार सीज फायर का उल्लंघन कर चुका है। शुक्रवार रात करीब 11 बजे एक बार फिर पुंछ सेक्टर के चक्कंदा बाग इलाके में भारतीय सीमा पर बनी 5 चौकियों पर फायरिंग की गई। पुंछ के दिगावर सेक्टर में भारतीय सेना और नागरिकों के ठिकाने पर जंगबंदी का उल्लंघन करते हुए गोलीबारी हुई। पाकिस्तान की तरफ से 7,000 राउंड गोलियों के साथ साथ भारत की चौकियों पर मोर्टार दागे गए। हालांकि इस दौरान भारतीय चौकी पर मौजूद दुर्गा बटालियन के जवानों ने भी हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया। युद्ध से तो बचना ही चाहिए, और लेकिन उसके बीच भी युद्ध और वार्ता के बीच भी कई ऐसे कदम हैं जिससे कड़ा संदेश दिया जा सकता है। तो ये देखिए टेक्निकल मामला है, ये कूटनीतिक और रणनीति का मामला है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की। इस हमले में कोई भी जवान हताहत नहीं हुआ। फिलहाल बॉर्डर पर भारतीय सेना सर्च अभियान चला रही है। एक तरफ बॉर्डर पर पाकिस्तानी सेना के जवान भारतीय सेना पर गोली बरसा रहे हैं, तो दूसरी तरफ आईबी ने गुजरात पुलिस को अलर्ट जारी किया है कि समुद्र के रास्ते गुजरात के वलसाड़ में 13 आतंकवादी घुसे हैं, जिसके चलते गश्त तेज कर दी गई है। इससे पहले आईबी दिल्ली पुलिस को अलर्ट जारी कर इस बात की जानकारी दे चुकी है कि 26/11 हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद दिल्ली पर हमले की साजिश बना रहा है। वंदना त्यागी, चैनल वन न्यूज। पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम की मौजूदगी की बात कबूलने वाले नवाज शरीफ के विशेष दूत शहरयार खान अपने बयान से पलट गए। उन्होंने कहा कि दाऊद इब्राहिम की लोकेशन के बारे में उन्होंने कभी कोई जानकारी नहीं दी। दाऊद अब भी पाकिस्तान में है। शनिवार को एक पाकिस्तानी न्यूज चैनल से बातचीत में शहरयार ने कहा कि मैंने कभी भी यह नहीं कहा कि दाऊद इब्राहिम कहां रहता है, मैं सिर्फ उसका जिक्र कर रहा था जो पाकिस्तानी मीडिया ने कहा। यह मेरी कही बात नहीं है और न ही मुझे इस विषय पर कोई जानकारी है।
पाकिस्तान की नापाक हरकत पर बीजेपी ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। उसने नापाक हरकतों पर पाकिस्तान को खूब खरी खोटी सुनाई है और भारत सरकार से कड़े कदम उठाने की मांग की है। पाकिस्तान के इस कबूलनामे के बाद कि दाऊद पाकिस्तान में था, बीजेपी ने पाक सरकार को आड़े हाथों लिया है। पाकिस्तान आतंकवाद की सबसे बड़ी शरण स्थली है, आतंकवादियों की सबसे सुरक्षित चरागाह है, जहां पर आतंकवादियों का पालन पोषण हो रहा है। आतंकवादी फल फूल रहे हैं, नए रंग में, नए रूप में, नए नाम से पूरी दुनिया में अपने शैतानी हरकतों का जाल बिछा रहे हैं। जहां तक सवाल है दाऊद इब्राहिम का, ये तय है कि दाऊद इब्राहिम की शरण स्थली भी पाकिस्तान है, हाफिज सईद की भी शरण स्थली पाकिस्तान है। दाऊद इब्राहिम के बारे में पाकिस्तान ये कहता है कि उनके यहाँ नहीं है, उसे कतई स्वीकार नहीं किया सकता है। पाकिस्तान पूरी दुनिया के लिए आतंकवाद का धरोहर है और ऐसे हरकतों का धरोहर है, इसलिए पाकिस्तान के बयान और पाकिस्तान के प्रतिनिधि के बयान को कतई स्वीकार नहीं किया जाता। सरकार की जो सामूहिक नीति है कि पाकिस्तान को खुश रखो, ये उसका दुष्परिणाम है। पाकिस्तान बार बार ये कहता है कि हमें हिंदुस्तान से खतरा है, इसलिए अमेरिका बार बार हिंदुस्तान से ये कहता है कि पाकिस्तान को शांत रखो, पाकिस्तान से समझौता करो। तो हमें अमेरिका का हित नहीं साधन करना है, हमें अपने देश का बचाव करना है, देश के मान की रक्षा करनी है। अमेरिका ने जो किया उसको वो भुगते। युद्ध से तो बचना ही चाहिए, और लेकिन उसके बीच भी युद्ध और वार्ता के बीच भी कई ऐसे कदम हैं जिससे कड़ा संदेश दिया जा सकता है। तो ये देखिए, ये टेक्निकल मामला है, ये कूटनीतिक और रणनीति का मामला है। इस पे सरकार का बहुत कड़ा रवैया, बहुत सख्त रवैया है। खुद रक्षा मंत्री ने कहा कि इस तरह की घटनाएं कतई बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। पाकिस्तान इसका कोई ये मतलब न निकाले कि कहीं से हम किसी भी तरह से कमजोर हैं। इन चीजों का करारा जवाब दिया जाएगा है, और जो सीमा का उल्लंघन है उसके मामले में जीरो टॉलरेंस है, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं इनेलो के पानीपत में पाकिस्तान के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया गया और पाक का पुतला फूंका। इनेलो ने कहा कि हमारे सैनिकों को शहीद करके उसके एक बार फिर कायराना मानसिकता का परिचय दिया है। पाकिस्तान याद रखे कि भारत का बच्चा बच्चा उसकी हरकतों से आक्रोशित है। रॉबर्ट वाड्रा जमीन विवाद मामले में आईएएस अशोक खेमका ने अपनी रिपोर्ट हरियाणा सरकार को सौंप दी है। अंग्रेजी अखबार के मुताबिक रिपोर्ट में रॉबर्ट वाड्रा के फर्जी डील करने की बात कही गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वाड्रा ने गुड़गांव में गलत दस्तावेजों के जरिए जमीन का सौदा किया। फर्जी थी रॉबर्ट वाड्रा की लैंड डील, फर्जी कागजात के सहारे हासिल की जमीन। आईएएस अधिकारी अशोक खेमका का आरोप, खेमका ने सरकार को सौंपी जवाबी रिपोर्ट। रॉबर्ट वाड्रा लैंड डील रद्द करने के बाद सुर्खियों में आए हरियाणा के आईएएस अधिकारी अशोक खेमका ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। अंग्रेजी अखबार के मुताबिक रिपोर्ट में वाड्रा की जमीन डील फर्जी होने की बात सामने आ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक वाड्रा ने गुड़गांव में गलत दस्तावेजों के जरिए जमीन का सौदा किया। इतना ही नहीं, गुड़गांव के शिकोहपुर में खरीदी गई 3.5 एकड़ जमीन के लिए कोई पेमेंट भी नहीं हुई। खेमका ने इस डील के लिए डीटीपीसी को जिम्मेदार ठहराया है। वाड्रा के मुताबिक पूरी डील में डीटीपीसी यानी डिपार्टमेंट ऑफ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने बिचौलिए की तरह काम किया है। वाड्रा पर आरोप है कि जमीन खरीदने के 1 महीने के अंदर यानी मार्च 2008 में उनकी कंपनी को कमर्शियल लाइसेंस के लिए सहमति मिल गई थी। आपको बता दें कि 12 फरवरी 2008 को वाड्रा की कंपनी ने स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज से जमीन हासिल की थी। खेमका ने आरोप लगाया है कि जिस जमीन के तमाम कागजात फर्जी थे, जिस जमीन के लिए पेमेंट नहीं की गई हो, उसे 58 करोड़ में डीएलएफ को कैसे बेच दिया गया। दरअसल हुआ कुछ यूं कि वाड्रा ने गुड़गांव के शिकोहपुर गांव में 3.5 एकड़ जो जमीन खरीदी थी, उनकी कीमत कमर्शियल लाइसेंस मिलने के बाद 7.5 करोड़ थी, लेकिन लाइसेंस मिलने के 1 दिन के अंदर ही उसे 58 करोड़ में बेच दिया गया। लैंड डील में दामाद रॉबर्ट वाड्रा का नाम आने के बाद सरकार ने 3 सदस्यीय एक कमेटी बनाई थी। इस समिति ने रॉबर्ट वाड्रा को क्लीन चिट देते हुए खेमका को ही कटघरे में खड़ा कर दिया था। सरकार ने खेमका से इस मुद्दे पर जवाब दाखिल करने को कहा था। खेमका ने 21 मई को 100 पन्नों की जवाब रिपोर्ट
हरियाणा सरकार को सौंपी। बहरहाल खेमका ने रिपोर्ट में जिस तरह लिखा है कि जमीन के लिए पेमेंट नहीं हुआ है, उसके आधार पर तो साफ है कि जमीन का मालिकाना हक वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी को कैसे हो सकता है। साथ ही सवाल वाड्रा और डीएलएफ के बीच बेची गई जमीन पर भी उठ रहे हैं। जी ने जिस प्रकार से दुर्गा शक्ति के लिए चिट्ठी लिखी, वैसे अशोक खेमका ने भी जो रिपोर्ट दी है उसके ऊपर चिट्ठी लिख करके वास्तविकता को सामने लेकर आएंगे। ये दोहरा चेहरा है और अंग्रेजों की एक कहावत थी, यू शो मी द मैन आई विल शो यू द रूल। तुम मुझे आदमी दिखा दो, मैं तुम्हें कानून बता दूंगा। तो यही हो रहा है कांग्रेस द्वारा, आज से नहीं शुरू से, और अच्छे ऑफिसरों को सफर करना पड़ता है। को राजी करने के लिए उसकी कुर्सी कैसे बची रही, उसके लिए इसने राजीव गांधी ट्रस्ट को भी जमीन दी और राजीव गांधी ट्रस्ट के साथ साथ ये जो डीएलएफ और वाड्रा का जो आपस में लेन देन हुआ और जिसमें करोड़ों रुपए का फर्जीवाड़ा हुआ था, जिसमें यहां तक की ट्रांजैक्शन जो हुई थी पैसों की वो बिल्कुल ही गलत थी। कानून के मुताबिक बिक्री के तहत रकम के भुगतान या रकम देने के वादे पर मालिकाना हक का ट्रांसफर होता है। बहरहाल रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के सेक्शन 82 के तहत गलत जानकारी और फर्जी दस्तावेज देने पर 7 साल की सजा का प्रावधान है। ऐसे में अब देखना होगा कि सरकार अशोक खेमका की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करती है या फिर रिपोर्ट को सवालों के घेरे में खड़ा करती है। वन्ना त्यागी, चैनल वन न्यूज। तो खबरें और भी रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। अच्छा स्टॉप विजिटिंग। शगुन का 1 रुपया नहीं रखा? हाँ? मारूंगी। चलो। कंग्रेचुलेशन, कंग्रेचुलेशन। शगुन कहाँ है? 1 रुपए का ही है। देखो वीडियोस 1 रुपए में। 52010 पे कॉल करो, क्लिक करो, चूज करो, एंजॉय करो। 1 रुपए में सुपर हिट। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा। संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और ये है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं। तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। स्वागत आपका ब्रेक के बाद। आम आदमी पार्टी की हम बात करें तो आम आदमी पार्टी ने कहा है कि वो बस एक राजनीतिक पार्टी नहीं बल्कि लोगों का दर्द समझने वाली पार्टी है। हमारे संवाददाता एसएन पांडे ने आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया से की खास बात। इस समय मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के कार्यालय मयूर विहार फेज 1 में और हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के पड़पड़गंज के प्रत्याशी मनीष सिसोदिया जी। मनीष जी आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मनीष जी, जिस तरीके से देखा जाए कि अचानक से आम आदमी पार्टी की शुरुआत होती है और धीमे धीमे देखा जाए ग्रेजुअली बढ़ते बढ़ते एक इस लेवल पे आ गई है आम आदमी पार्टी कि कहीं न कहीं आप एक अच्छे लेवल के तरीके से, एक अच्छे राजनीतिक के तरीके से आप लोगों को मोर्चा देने में सफल हो रहे हैं। क्या कहते हैं अपने इस रणनीति के बारे में? एक्चुअली आम आदमी पार्टी कोई पार्टी नहीं है, ये लोगों का दर्द है, लोगों का दुख है। हर गली का दुखियारा जो पासपोर्ट बनवाने में, राशन कार्ड बनवाने में, जाति प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र बनवाने में, जन्म प्रमाण पत्र बनवाने में रिश्वत देता है, से लेकर इस देश में डिफेंस डील से लेकर और वाड्रा की जमीनों तक के जितने घोटाले हो रहे हैं, उन सब ने इस आम आदमी को दर्द दिया है। वो दर्द इकट्ठा होकर आम आदमी पार्टी के रूप में सामने आया है। क्या ऐसा नहीं लगता है कि हम इस बदलाव को बगैर राजनीति में आए भी कर सकते थे? क्या इसके लिए राजनीति में प्रवेश करना ज्यादा जरूरी है? क्योंकि देखा जाए तो अगर कोयले के खान में आप जाएंगे तो आपका भी हाथ तो काला ही होता है और कहीं न कहीं राजनीति में जो है गंदगी तो है ही है। नहीं, राजनीति गंदगी हो गई है। वहां अपराधी पहुंच गए, भ्रष्टाचारी पहुंच गए, बलात्कारी पहुंच गए संसद में, विधानसभा में, इसलिए गंदी हो गई है। पर राजनीति को साफ भी किया जा सकता है। इसी कमरे में आप सड़ा हुआ कीचड़ ला के रख दो, इसी कमरे से तो ये गंदा हो जाएगा, यहाँ लोग आना नहीं चाहेंगे। इसी कमरे को आप साफ सफाई कर दो, नीट एंड क्लीन कर दो, खुशबू लगा दो, लोग अच्छे लोग आने लगेंगे। तो हम यही करना चाहते हैं। हम कह रहे हैं गुड़ का आपने गुड़ रखा हुआ है, सड़ गया है वो, उस गुड़ को हटाओ, अब राजनीति को साफ करो। हम राजनीति करने नहीं जा रहे, हम राजनीति को साफ करने जा रहे हैं।
कांग्रेस और बीजेपी में हिम्मत है तो वो राजनीति को साफ कर ले, हम राजनीति करने की जरूरत नहीं समझते अपने लिए। एक आखिरी सवाल मनीष जी कि अरविंद केजरीवाल जो आपके पार्टी के संयोजक भी हैं, संचालक भी हैं, कर्ता धर्ता सब कुछ भी हैं, शीला दीक्षित के खिलाफ उन्होंने अपने भाग्य को आजमाया है। इसके पीछे कोई खास वजह क्या, एक अच्छी खासी लोकप्रियता हासिल करने की वजह है, या कहीं उनको ऐसा लगा कि शायद वो शीला दीक्षित के खिलाफ वही खड़े हो सकते हैं आपकी पार्टी से? हमें लगता है कि दिल्ली में जितना भ्रष्टाचार है और खासतौर से दिल्ली सरकार जितना भ्रष्टाचार कर रही है उसका केंद्र बिंदु शीला दीक्षित है। तो अगर हम ये कहते हैं कि हम कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं तो हम शीला के भी भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं और पुरजोर खिलाफ हैं। बाकी पार्टियां क्या करती हैं, कांग्रेस कहती है बीजेपी वाले भ्रष्ट हैं, लेकिन बीजेपी की टॉप लीडरशिप के खिलाफ नहीं कुछ कहेंगे साहब उनको नहीं छेड़ना, बाकी बीजेपी भ्रष्ट है। बीजेपी वाले करेंगे कि कांग्रेस में शीला दीक्षित भ्रष्ट तो है लेकिन उनको जीतना जरूरी है, उनके जिताने के लिए हम पूरा इंतजाम करके रखेंगे, किसी कमजोर कैंडिडेट को देंगे, बाकी सब जगह हम ठीक से चुनाव लड़ेंगे। पिछले 15 साल से बीजेपी यही कर रही है। हमने कहा कि अगर हम कहते हैं कि कांग्रेस भ्रष्ट है, दिल्ली में सरकार भ्रष्ट है, तो इसका मतलब शीला दीक्षित भ्रष्ट है, और अगर शीला दीक्षित भ्रष्ट हैं तो आम आदमी पार्टी के लिए जरूरी हो जाता है कि अगले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस तो नहीं पहुंचे, शीला दीक्षित भी ना पहुंचे। इसलिए हमने अपने जिसको हम सबसे मजबूत कैंडिडेट मानते हैं अरविंद केजरीवाल, हमने उसको उतारा है मैदान में कि शीला दीक्षित को रोको और कांग्रेस को बाकी पार्टी रोकेगी। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी। तो आप थे मनीष सिसोदिया हमारे साथ, आम आदमी पार्टी के पटपड़गंज के प्रत्याशी। और जिस तरीके से मनीष सिसोदिया ने जितने दावे के साथ और जितने पूरे उत्साह के साथ अपने पार्टी के बारे में बताया है, अपने पार्टी की रणनीति के बारे में बताया है, देखना यह है कि आने वाला चुनाव मनीष सिसोदिया के इस दावे को कितना और यहाँ की जनता कितना सही साबित करती है, और कितना मनीष सिसोदिया जो अपने पार्टी के ऊपर अपने विश्वास के साथ इस बार चुनाव में अपने भाग्य को आजमा रहे हैं, यदि जनता इनको मौका देती है तो ये अपने उन तमाम वादों पे कितना खरा उतरते हैं, या बाकी राजनीतिक पार्टियों की तरीके से ये भी अपने वादे से मुकरते हुए नजर आएंगे। मैं हूं सत्येंद्र पांडे, नमस्कार। भारतीय रुपए में लगातार गिरावट आ रही है। आलम यह है कि अब रुपए की गिरावट 65 रुपए तक पहुंच चुकी है। गिरती अर्थव्यवस्था के विरोध में राजकोट में बीजेपी ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। रुपए की बिगड़ी सेहत, अस्पताल में रुपया, कैसे सुधरेगी रुपए की सेहत? इन तस्वीरों को देखकर आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये क्या हो रहा है। तो हैरान होने की जरूरत नहीं है, ये बीमार रुपए का इलाज किया जा रहा है। रुपए की हालत इतनी खराब है कि एम्बुलेंस से इसे अस्पताल ले जाया जा रहा है। आइए आपको सुनाते हैं आखिर रुपए की ये हालत कैसे हुई। पूरी इंडिया में ये जो रुपया की डिवैल्यूएशन हो रही है, इससे पूरी अपनी इकोनॉमी खलास हो रही है। जब 1947 में इंडिया आजाद हुआ था तब $1 के ऊपर 1 रुपया था। आज 62 बरस के बाद इंडिया ये कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार ने $1 का भाव $1 62 रुपया कर दिया, यानी हर वर्ष ₹1 डिवैल्यूएशन हो रहा है, जो सबसे बुरी बात है हमारी देश की शान के लिए। और इसीलिए डे बाय डे हमारा शेयर मार्केट, कैपिटल मार्केट सब गिरता ही जा रहा है। रुपया अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। $1 की कीमत 62 रुपए तक पहुंच गई है। रुपए में हुई इस रिकॉर्ड गिरावट का असर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर भी दिखा। और सेंसेक्स करीब 200 अंक गिर गया। रुपए में गिरावट को भुनाने का बीजेपी कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती है। इसे लेकर राजकोट में बीजेपी इन्वेस्टर सेल ने प्रदर्शन किया, जिसमें बड़ी संख्या में राजकोट बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया और केंद्र के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इन्वेस्टर सेल ने एक नवीनतम कार्यक्रम प्रदान किया है, क्योंकि रुपया का पूरे में पूरा अवमूल्यन हो रहा है। एनडीए के अटल जी के शासन में 42-43 रुपये में $1 का दाम था।
आज हर रोज रुपया टूट रहा है। 62 रुपीस पर डॉलर आज उनकी कीमत हो गई है। केंद्र सरकार की आर्थिक नाकामी के खिलाफ हल्ला बोलते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सरकार की खूब आलोचना की और कहा कि बीजेपी के दोबारा वापस आने पर फिर से रुपए की हालत में सुधार हो जाएगा। केंद्र की कांग्रेस सरकार के पापों की वजह से आज भारतीय रुपया का मूल्य डॉलर के सामने सतत गिर रहा है। रुपये में सतत गिरावट आ रही है। देश जब आजाद हुआ था 1947 में, तब $1 इज इक्वल टू 1 रुपया था, लेकिन आज पिछले 65 सालों में रुपया 61 रुपया 80 पैसा तक पहुंच गया। रुपया की भयंकर गिरावट हो गई है। तो आज राजकोट भाजपा इन्वेस्टर सेल और गुजरात प्रदेश भाजपा इन्वेस्टर सेल की ओर से हमने आज एक प्रतीकात्मक कार्यक्रम रखा है। रुपए की बिगड़ती सेहत से राजनीतिक दांवपेच में कितना सुधार आता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। प्रतीक पांडे, चैनल 1 न्यूज। गुजरात के राजकोट में बीजेपी नेता धनसुख भंडेरी का नाम राजनीति में वरिष्ठ नेता के रूप में माना जाता है। केमिस्ट्री विषय में मास्टर्स करके राजनीति में आने वाले भंडेरी ने बीजेपी के लिए सक्रिय भूमिका अदा की है। राजकोट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में काउंसलर रह चुके भंडेरी शहर के मेयर पद पर भी काम कर चुके हैं। इसके पहले राजनीति की शुरुआत में सौराष्ट्र में बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। धनसुख भंडेरी ने चैनल 1 न्यूज से की खास बात। गुजरात में पिछले 3 चुनाव से विधानसभा में 7 में और 12 में और उसके पहले नरेंद्र मोदी साहब ने 3 बार, इसके पहले 4 बार मुख्यमंत्री, लेकिन 3 बार चुनाव में कांग्रेस के पूरा हल्ला बोल के सामने उसने जवाब दिया और पूरी गुजरात की जनता का कमल की ओर, नरेंद्र भाई मोदी साहब की ओर, भाजपा की ओर समर्थन मिला। पिछली बार भी उसने विधानसभा के चुनाव में पूरा राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, पूरा कांग्रेस संगठन और पूरी सरकार सामने आई नरेंद्र मोदी साहब के सामने, पूरा प्रयत्न किया, लेकिन गुजरात की जनता का प्रेम और सच्चे विकास के साथ नरेंद्र मोदी चलते हैं। आपने देखा और पूरा समर्थन हमें मिला। गुजरात के राजकोट में आदिवासी समाज के लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया। लोगों ने एक दूसरे को मिठाई बांटी और घरों में रंगोली सजाई। लोगों ने पटाखे जलाकर अपनी खुशी का इजहार किया। आपको बता दें कि राजकोट में तकरीबन 20,000 आदिवासी समाज के लोग रहते हैं, जबकि पूरे गुजरात में इस समुदाय की संख्या लगभग 11 करोड़ के आसपास है। तो इसी खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा। संभाल के, पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं। तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना।
से भी सगा है तू, अपना परिवार है। जिस गली में मुड़ जाऊं बस तेरा ही दीदार है। जिंदगी का हीरो है वो तुझ पे जो सवार